हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि सरकार का जो है अब गठन होने वाला है। दशहरे के आसपास नायब सिंह सैनी जो बीजेपी से सीएम कैंडिडेट घोषित किए जा चुके थे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तो अब उनका जो है उनकी ताजपोशी होगी लगभग दशहरे के तुरंत बाद। और जितने भी विधायक हैं 90 के 90 जो चुने गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या आज़ाद हों, इनेलो के हों, उन सब का जो है शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो उसी के बीच तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि कैसे हो गया, कांग्रेस की आंधी थी, कांग्रेस का तूफान था, तो आखिरकार इस तूफान को ब्रेक कैसे लग गया है। आते आते ये तूफान जितनी तेज़ी से चला था तो उसी उतनी तेज़ी से ये साइड से निकल क्यों गया है। तरह तरह की चर्चे इस वक्त मार्केट में हैं और पूरे इलाके के अंदर गश्त कर रही हैं। सवाल ये है, हार जीत तो एक प्रकृति का नियम है, कभी हार है तो कभी जीत है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम की जो बैटरी थी वो 99% थी, किसी की 40% थी, किसी की 50% थी। 99% वाली जो ईवीएम थी उसमें से लगभग 70% जो वोट निकले हैं वो बीजेपी के पक्ष में निकले हैं, और जो 40 और 50% वाली ईवीएम थी उससे जो है ज़्यादातर शहरी एरिया में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट निकले हैं। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग के अंदर भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है कांग्रेस का गया था, उन्होंने ये अपनी शिकायतें दर्ज वहां पर कराई है। अब सवाल ये है कि इस पर सुनवाई कितनी होती है, कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो तो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो घटनाक्रम इस चुनाव के बाद से पैदा हुआ है वो ये है कि नायब सिंह सैनी की जो सरकार है तीसरी बार अब इसका गठन हो चुका है बीजेपी की, क्योंकि पहले 2 बार मनोहर लाल खट्टर सीएम रह चुके हैं। पहले 2014 में मनोहर लाल खट्टर साहब को चुना गया था सीएम के तौर पर, और फिर 2019 में बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद जब भी मनोहर लाल खट्टर जी को चुना गया था सीएम कैंडिडेट के रूप में, और उसके बाद जब एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, तो उसके बाद फिर बीजेपी ने अपना सीएम का चेहरा बदलकर नायब सिंह सैनी को जो है कैंडिडेट घोषित किया और सीएम के लिए जो है उनकी ताजपोशी कर दी। लेकिन अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आए, क्योंकि 4 महीने पहले ये घटनाक्रम हुआ था, सीएम की अदला-बदली हुई थी, लेकिन अब जैसे ही 2024 का चुनाव आया, तो बीजेपी ने यानी अपना अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत के, उन्होंने हरियाणा के अंदर एक रैली करके आज से लगभग 6-7 महीने पहले उसी वक्त नायब सिंह सैनी की चेहरे का ऐलान कर दिया था कि हमारे आने वाले सीएम भी नायब सिंह सैनी होंगे। लेकिन उस वक्त बहुत सी चर्चाएं गश्त करने लगी थी कि ये तो सीएम की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव के अंदर उससे पहले 10 की 10 जो 10 सीटें हरियाणा की हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में, 2024 तक रही। लेकिन उसके बाद 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आया, तो उन 10 सीटों में से केवल 5 सीट ही बीजेपी जीत पाई और 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। लेकिन वोट ग्राफ जो था, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हम आपको बताएंगे पहलू है, वो यहाँ देखने वाला ये है कि उस वक्त जो वोट ग्राफ बीजेपी को हासिल हुआ था वो लगभग 43 से 44 सीटें, यानी हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से, यानी 10 की 10 लोकसभा सीटों में जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 43 से 44 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया था लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर। एक सीट आम आदमी पार्टी को दी थी कुरुक्षेत्र लोकसभा, और जो 9 बाकी की विधानसभाएं थी वहां पर कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव लड़ी थी। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता था। तो उसके बावजूद 5 सीटें आई, वोट बढ़ने नहीं दिया। तो 5 सीटें आई तो 5 कांग्रेस ने जीती, 5 बीजेपी ने। लेकिन 5 जो सीटें आई हैं कांग्रेस की और 5 सीटें जो बीजेपी की आई हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ने विश्लेषण किया कि पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में हमारी कितनी विधानसभाएं हम जीत रहे हैं और कितनी हार रहे हैं। तो पता ये चला कि लगभग 45 से 46 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से लीड बनाई थी, यानी जीत रही थी। और उसके बाद बीजेपी ने 90 में से लगभग 43 से 44 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस से लीड बनाई थी, यानी कांग्रेस से वो
पार्टी यानी कांग्रेस से बीजेपी पार्टी वो सीटें जीत चुकी थी। लेकिन अब यहां पर दिमाग की फिरकी अगर घुमा लेती कांग्रेस कि 44 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, तो लगभग इन 44 सीटों को पीछे कैसे धकेलना है उस रणनीति पर कांग्रेस द्वारा कार्य किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। वो क्या समझते रहे कि ये 40 सीटें या 43-44 सीटें जो बीजेपी की आई हैं, ये सिर्फ मोदी के चेहरे की वोट है, ना कि विधानसभा में नायब सिंह सैनी के चेहरे की या फिर बीजेपी की। वो इस बात को समझते रहे कि बीजेपी तो लगभग 25 से 30 सीटें हासिल करेगी कांग्रेस हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके बाद जितनी भी सीटें आएंगी वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगी, यानी कि 50 से 60 सीटें कांग्रेस हासिल करेगी हरियाणा के अंदर। ये जमीनी सर्वे भी बता रहे थे और लोग बाग जितनी भी एजेंसियां थी सरकारी वो भी यही दावा कर रही थी कि शायद जो है अब बीजेपी हरियाणा के अंदर सरकार अपनी रिपीट न कर पाए और कांग्रेस की आंधी और तूफान चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस अपनी आंधी तूफान के चक्कर में उलझ कर रह गई और बीजेपी ग्राउंड पर अपना कार्य करती रही। जहां जहां कमियां थी उनको दूर करती रही। आरएसएस संघ को भी साथ लिया, जो लोकसभा के अंदर ये चीजें सामने आई थी कि संघ और आरएसएस ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसलिए इतनी कम सीटें आई। लेकिन बीजेपी ने आरएसएस को मनाया या फिर आरएसएस ने ऐसी कोई रणनीति अपनाई जिससे ग्राउंड पर रहकर बीजेपी को जिताया जा सके, तो उसके अंदर बीजेपी और आरएसएस और संघ कामयाब रहा। तो ये लोग 44 यानी बीजेपी 43 से 44 सीटों से 50 पर 55 पर कैसे पहुंचे, इसके लिए इन 3 महीनों के अंदर कार्य करते रहे और कांग्रेस सिर्फ यही आराग अलापती रही कि ये मोदी के चेहरे की वोट थी, लेकिन विधानसभा में मोदी का चेहरा काम नहीं करेगा, तो बीजेपी 25 से 30 सीटों पे ही पहुंचेगी, बाकी की सीटें हमारी हैं। तो अब दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी के पास बहुत मजबूत संगठन है, लगभग 3 लाख इसके कार्यकर्ता हैं। 3 लाख कार्यकर्ता जिस पार्टी के पास हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका संगठन कितना मजबूत होगा। कांग्रेस के पास भी कार्यकर्ता मानते हैं, लेकिन अब वो संगठन कांग्रेस 10 सालों से हरियाणा के अंदर नहीं बना पाई। वही हुड्डा, शैलजा, रणदीप, अब तो खैर किरण चौधरी बीजेपी में चलेंगे, पहले किरण चौधरी भी इधर ही थी, तो 4 यहाँ गुट बने हुए थे। उन्हीं के समर्थकों के अंदर यह संगठन तैयार होना था, तो किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता। इसी उधेड़ बुन में और इसी चक्कर में ये लोग घनचक्कर बने रहे 10 साल तक और संगठन जमीन पर आज तक अपना वजूद ही कायम नहीं कर पाया, जिसका खमियाजा 2019 में भुगता। 31 सीटों तक कांग्रेस आकर रुक गई, 5 साल में नहीं कोई सुध ली। संगठन आज बनेगा, कल बन जाएगा, 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, 2 महीने में तैयार हो जाएगा, 6 महीने में तैयार हो जाएगा, ऐसे करते करते पूरे 5 साल इन लोगों ने निकाल दिए। अब तक भी संगठन नहीं है और कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है। बीजेपी का संगठन था, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर यानी कि बूथ अध्यक्ष तक इनका पूरा संगठन तैयार था, कार्य अपना करते रहे ये लोग। कितनी एंटी इनकम्बेंसी है इसके ऊपर भी इन लोगों ने ध्यान दिया, वर्कर नाराज है इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया, रूठों को मनाया गया, सब कुछ किया गया, अपनी सरकार बनाकर छोड़ी बीजेपी ने। अब आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, ईवीएम में गड़बड़ी थी या फिर बैटरी 99% थी या 40 से 50, ये तो एक बाद का विषय है, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई है। इसका चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चे बच्चे की जबान पर कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये सब बातें थी। लेकिन आखिरकार बीजेपी को वोट कैसे मिल गया? शहरी मतदाता आज भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ, चाहे जो मर्जी कहते रहे। व्यापारी कितना होगा शहर के अंदर आप लोग जानते हैं, ज्यादा मजदूर तबका है शहर में। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए, वहां बीजेपी का वर्कर पहुंच गया और वोट हासिल किया है। तो ये एक रणनीति के तहत जो है हरियाणा का हारा हुआ चुनाव बीजेपी ने कैसे जीता, यह सबसे बड़ा चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। और अब निर्दलीय 3 विधायक बनकर आए हैं। अब हाँ, ये सवाल भी, ये चीज भी हम बताते चलें कि 90 में से कितने कितने विधायक आप लोगों को यानी यहां पर हरियाणा विधानसभा में किस पार्टी ने जीते हैं? 48 एमएलए जो हैं बीजेपी ने जीते हैं 90 में से, और 90 में से 37 कांग्रेस ने जीते हैं अपने सिंबल पर,
उसके बाद 2 इनेलो बीएसपी गठबंधन के 2 एमएलए जीत कर आए हैं और 3 निर्दलीय यानी आज़ाद प्रत्याशी जीत कर आए हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के बागी हैं और 1 कांग्रेस का बागी है, जो इन्होंने पर्चा भरा, चुनाव लड़ा और जीत के आ गए। सावित्री जिंदल हैं हिसार से, उन्होंने बीजेपी के कमल गुप्ता को हराया, उन्होंने अब बीजेपी को समर्थन दे दिया आज ही। उसके बाद देवेंद्र कादियान गन्नौर से बीजेपी की बगावत पर आज़ाद पर्चा भरा, जीत गए हैं। कौन हराया है? कुलदीप शर्मा, कांग्रेस के जो बहुत ही दिग्गज नेता थे, उनको हराया है, उन्होंने भी आज समर्थन दे दिया बीजेपी को। तीसरे नंबर पर राजेश जून बहादुरगढ़ से, कांग्रेस से बागी हो गए थे, कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया तो आज़ाद पर्चा भरा, जीत कर आ गए, कांग्रेस ही हराई है। उसके बाद ये आज इन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। वजह कोई भी रही हो, क्योंकि विकास कराना है, लोगों ने कहा है, इस तरह की बातें जो हैं हमेशा प्रत्याशी करते आए हैं ताकि सत्ता में बने रहे। उसके बाद अब बीजेपी के पास हो गए हैं 51 एमएलए, कांग्रेस के पास अभी 37 ही हैं और 2 इनेलो के पास हैं। तो ये इस वक्त प्रक्रिया है जो चल रही है अब हरियाणा के अंदर। अब जो हमने शुरू में ही बताया था कि अब दशहरे के आसपास यानी बाद में शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रालय का बंटवारा उसके बाद में होगा, किसको क्या कुछ मिलना है। जातीय समीकरण बिठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, किस जाति को कौन सा मंत्रालय देना है, किस जाति के विधायक को कौन सा मंत्रालय देना है। तो सबसे बड़ी बात है अब कांग्रेस का जो आरोप है वो ईवीएम हैक हुई है, इसका आरोप है, और उसके बाद 20 सीटों पर ये गड़बड़ी हुई है, जैसा कि कांग्रेस के द्वारा बताया जा रहा है। और राहुल ने ये कहा है कि चुनाव जो है वो हैरान करने वाले, चुनावी नतीजे जो हैं वो हैरान करने वाले थे, इसकी भी हम लोग गहनता से जांच करेंगे। तो अब सवाल यही तरह तरह के हैं। अति उत्साहित थी कांग्रेस, तो जो लोग जिनके टिकट कटे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अहंकार में डूब चुके थे, बात सही से नहीं कर रहे थे किसी के साथ, और सीएम बने हुए घूम रहे थे। जैसा कि कांग्रेस के कुछ ही लोग, मतलब कांग्रेस के भी लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग सीएम बनने के चक्कर में रहे हैं और बीजेपी अपना ग्राउंड पर कार्य करती रही और अपनी सरकार बना गई। ये लोग सीएम बना, अब जो है ये सीएम क्या, अब शायद अपनी सरकार भी शायद कभी ना बनाए। जब इतनी आंधी तूफान में कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो अब कब आएगी? ये जो कांग्रेस के लोग अंदरून बातें कर रहे हैं वो हमने आपको एक निचोड़ बताया है, और जिनके टिकट कटे हैं वो उनका तो कहना ही क्या है। और ये भी बताते चलें जिन जिन लोगों को टिकट कटे हैं कि उन लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी का साथ बिल्कुल नहीं दिया है, इसलिए कि कांग्रेस की प्रथा हो चुकी है, बन चुकी है कि जो एक बार विधायक बन गया है अगला टिकट भी उसी का रहेगा, चाहे वो हारे चाहे जीते। तो इसलिए जो लोग टिकटार्थी हैं, टिकट चाहने वाले हैं, तो वो उन लोगों ने इसीलिए साथ नहीं दिया कि ये अगर हारेगा तभी हमारा नंबर आगे पड़ेगा टिकट हासिल करने वालों में। तो इसलिए उन लोगों ने साथ नहीं दिया, वो चाह रहे थे कि किसी दिन हार जाए और हमारा नंबर अगली बार पड़ जाए। तो अपनों ने अपनों को हराया, ये इस वक्त प्रथा चल भी रही है हरियाणा के अंदर। तो जो लोग जीते हैं वो अपनी रणनीति के तहत जीते हैं। आप यहाँ कालका से लगाइए, शक्ति रानी बीजेपी से जीती हैं, वहाँ हराया है जो है प्रदीप गुर्जर को, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वहाँ भी भीतरघात जबरदस्त हुआ है। उसके बाद पंचकुला में चंद्रमोहन जीते हैं कांग्रेस से, बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर भी थे अब 2019 से 2024 के बीच तक, उनको हराया है। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ भीतरघात हुआ होगा बीजेपी की तरफ से। तो उसके बाद आइए आप अंबाला में निर्मल सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे, बड़ी स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़े हैं शहर अंबाला शहर का। उन्होंने असीम गोयल को, जिनको मंत्री भी जो थे अभी बनाया गया था कुछ महीने पहले, उनको हराया है और लगभग 10-11 हज़ार वोट से हराया है। उसके बाद कैंट, अंबाला कैंट में आ जाइए, यहाँ पर चित्रा सरवारा को अनिल विज ने हराया है। अनिल विज जो बीजेपी के लगभग 7वीं बार विधायक चुने गए हैं, और उन्होंने चित्रा सरवारा, ये निर्मल सिंह की ही बेटी हैं, जो जिनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था और वो आज़ाद उन्होंने पर्चा भरा। उसके बाद 51,000 लगभग 51-52 हज़ार वोट उन्होंने हासिल किया और वो दूसरे स्थान पर रही। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था, जिनको शैलजा का कैंडिडेट माना जा रहा था, वो परमिंदर सिंह परी, वो लगभग 18,000 के आसपास सिमट गए।
उसके बाद मुलाना, यहाँ पर पूजा चौधरी जो वरुण चौधरी की बीवी हैं, जो यहाँ से सांसद हैं कांग्रेस के अम्बाला लोकसभा से, उनकी बीवी हैं, वो लगभग 12,000 वोट से जीती हैं, 14,000 वोट से जीती हैं। और पहले भी 2019 में उनके पति चुने गए थे विधायक, और अब उन्होंने खुद पर्चा भरा तो वो खुद चुनी गई हैं। संतोष सांगवान को बीजेपी की जो कैंडिडेट थी उनको हराया है, जो 2014 में मुलाना से जो विधायक चुनी गई थी बीजेपी की, और 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, राजवीर बराड़ा को टिकट दे दिया था, तो राजवीर बराड़ा भी हार गए थे। तो यहाँ पर भी भीतरघात हुआ है बीजेपी के साथ, जैसा हमने सुना है कि जैसे 2019 में संतोष सांगवान ने अपने कैंडिडेट राजवीर बराड़ा का साथ नहीं दिया था, भीतरघात हुआ था तो वो हार गए थे। अब वही बदला लेने के लिए राजवीर बराड़ा ने भी वही स्ट्रेटजी से काम किया है, उनका साथ नहीं दिया तो वो चुनाव हार गई हैं। अब उसके बाद नारायणगढ़ में आ जाइए, यहाँ से पवन सैनी बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो लाडवा से विधायक रहे हैं 2014 में बीजेपी के। अब उनका टिकट वहाँ से काटकर यहाँ नारायणगढ़ में उनको भेजा था। तो यहाँ पर शैली चौधरी जो रामकृष्ण गुर्जर की पत्नी है, वो 2019 में भी विधायक चुनी गई थी, और उसके बाद अब 2024 में फिर से लगभग 12,000 से जो है विधायक चुनी गई हैं। वो उन्होंने इनको यानी उनको जो है 60 के आसपास वोट मिला है, और इनको लगभग 47,000 के आसपास वोट मिला है पवन सैनी को। तो पवन सैनी भी हार गए और वहां से कांग्रेस जीत गई। अब आइए सढौरा में हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ रेणुबाला दूसरी बार विधायक चुनी गई। 2019 में भी कांग्रेस से विधायक चुनी गई थी, और 2024 में फिर से विधायक चुनी गई है, लेकिन जीत का जो अंतर था वो मात्र 1700 वोट के आसपास था, यानी 1699 का। और इन्होंने किसको हराया है? बीजेपी के बलवंत सिंह को, जो 2014 में विधायक चुने गए थे बीजेपी से। उससे पहले भी वो विधायक थे, लेकिन वो इनेलो से थे। लेकिन उसके बाद 2019 में बलवंत सिंह को रेणुबाला ने ही हराया था। दोबारा से फिर अब दूसरी बार टिकट रेणुबाला को दिया गया कांग्रेस की ओर से। उन्होंने बलवंत सिंह को फिर से हरा दिया, लेकिन उनको बलवंत सिंह को 55,000 वोट डली थी, और इनको 57,000 वोट डली है रेणुबाला को। और तीसरे नंबर पर जो नए नवेले प्रत्याशी थे बीएसपी के, जो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां से बगावत करके उन्होंने बीएसपी का टिकट हासिल किया, और वो 53,000 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। रोमांचक बहुत चुनाव हुआ है सडौरा हल्के का, जो एससी रिजर्व था। उसके बाद जगाधरी का ये चुनाव देखिए। यहां पर प्रत्याशी तो लगभग 5 थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा थी वो 3 गुर्जर प्रत्याशियों की थी। चौधरी अकरम खान गुर्जर, उसके बाद चौधरी कंवरपाल गुर्जर, उसके बाद आदर्श पाल गुर्जर, और उसके बाद दर्शन लाल खेड़ा जो शहरी कैंडिडेट थे, पंजाबी समुदाय से हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके अशोक कश्यप, जो खिजराबाद के अंदर एक हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। अशोक कश्यप भीम आर्मी से टिकट लेकर आए थे, मात्र 2600 कुछ वोट उनको मिले हैं 1,82,000 जो वोट पोल हुए उनमें से। 5वें स्थान पर रहे। और उसके बाद दर्शन लाल खेड़ा जो बीएसपी से कैंडिडेट थे, उनको लगभग 6400 कुछ वोट उनको मिले हैं 1,82,000 वोटों में से। तो उनका मतलब ये कहिए, इन दोनों प्रत्याशियों का सबसे ज्यादा सूखा वोटों के मामले में जगाधरी विधानसभा में पड़ा है। अब की बार पैसा बहुत खर्च हुआ है, खर्चा बहुत किया, लेकिन वोट उस हिसाब से इनको नहीं मिले हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर आदर्श पाल सिंह रहे हैं, 43,000 कुछ वोट इन्होंने हासिल किए हैं 1,82,000 वोटों में से। आम आदमी पार्टी के चुनाव पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। दूसरे स्थान पर रहे हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर बीजेपी से। 2014 में ये जो चुने गए थे विधायक, उस वक्त डिप्टी स्पीकर बने थे हरियाणा के। फिर 2019 में फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर ये जीत गए थे। उसके बाद इनके पास 5 मंत्रालय इनको मिले थे। और उसके बाद 2024 में तीसरी बार फिर इनको बीजेपी ने टिकट दिया था। अब की बार ये चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। 60,000 कुछ वोट इनको मिले थे 1,82,000 वोटों में से। नंबर 1 पर चौधरी अकरम खान रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे। लगभग 2009 में बीएसपी के चुनाव पर चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। तो हरियाणा कांग्रेस सरकार में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर बने थे। 2014 में फिर से बीएसपी ने इनको टिकट दिया, हार गए थे चौधरी कंवरपाल गुर्जर, जो चुनाव जीत गए थे बीजेपी से। उसके बाद 2019 में चौधरी अकरम खान को कांग्रेस ने टिकट दिया, 50,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद दूसरी बार फिर से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया यहाँ जगारी विधानसभा से 2024 में। अब ये लगभग 67,000 वोट हासिल करने के बाद पहले स्थान पर रहे और जीत गए हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रोमांचक जो बात है वो ये है कि तीनों गुर्जर मैदान में थे।
सबसे ज़्यादा चर्चा जो था चौधरी अकरम खान, आदर्शपाल का था, इनकी फाइट होगी, इन्हीं की फाइट है। लेकिन चौधरी कंवरपाल गुर्जर बहुत ही साइलेंट तरीके से अपना चुनाव लड़ते रहे और ज़मीन पर कार्य करते रहे, तो इन्होंने अपना स्थान दूसरा पाया, दूसरे स्थान पर रहे। इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण, इतना विरोध होने के कारण भी लोगों का कहना यह है कि इतना ज़बरदस्त वोट 60,000 वोट भी हासिल किया है इन्होंने, ये सबसे बड़ी बात है। शहर से लगभग 27,000 कुछ वोट चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने हासिल किए हैं और 32,000 कुछ वोट ग्रामीण से चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने हासिल किए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि लोग इनकी मान रहे हैं कि विरोध होने के बावजूद इतना जबरदस्त वोट हासिल किया है। पहले स्थान पर चौधरी अकरम खान रहे हैं, उन्होंने 52,000 के आसपास ग्रामीण से वोट हासिल किया, जबकि यही वोट 2019 में 40,000 के आसपास ग्रामीण था, लेकिन इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी इन्होंने हासिल की है। इनको जो वोट मिला है वो बीएसपी का वोट उधर से कटकर इधर जब कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है तो कांग्रेस अकरम खान की बढ़ोतरी हुई है। 52,000 इनको 52,000 कुछ वोट ग्रामीण मिला है। उसके बाद जब शहर में इन्होंने इंटर किया तो शहर से जो ग्रामीण पूरा नगर निगम का एरिया है उसमें कुछ गांव भी आते हैं, वरना सारा शहरी क्षेत्र है, वहां से लगभग 15,086 वोट चौधरी अकरम खान को ग्रामीण एरिया से नगर निगम के एरिया से हासिल हुए हैं। पहले स्थान पर रहे हैं। तीसरे स्थान पर चौधरी आदर्शपाल रहे हैं, उनको ग्रामीण से लगभग 25,000 कुछ वोट मिले हैं। उसके बाद शहर में जब ये एंटर किए हैं तो शहर से इनको ग्रामीण नगर निगम एरिया से, जिसमें कुछ ग्रामीण लगभग 7-8 गांव भी आते हैं, बाकी तमाम का तमाम शहरी क्षेत्र है, तो वहां से आदर्शपाल सिंह को 18,145 वोट हासिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर आदर्शपाल का जो वोट ग्राफ शहरी था वो पिछला बीएसपी के टाइम का रहा है। बीएसपी के टाइम भी लगभग शहर से इतना ही वोट इनको हासिल हुआ था और उसके बाद 29,000 बीएसपी के टिकट पर 2019 में आदर्शपाल को हासिल हुआ था गांव से, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर गांव से 25,000 वोट मिला है। 5,000 जो बीच का वोट है, क्योंकि वो वोट शिफ्ट हो गया था दर्शन लाल खेड़े की तरफ, तो उसके बाद जितना भी वोट था वो आदर्शपाल का अपने चेहरे का वोट था। ये सबसे बड़ी जो है चर्चा का विषय इस वक्त पूरे क्षेत्र के अंदर है, राजनीतिक गलियारों में है कि एक आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा और इतना ज़बरदस्त चुनाव लड़ा कि 44,000 वोट, मतलब कुछ वोट कम, यानी 43,000 कुछ वोट हासिल करके, यानी 44,000 इसको समझिए, 44,000 वोट पाकर ये आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर, मतलब कि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक सबसे बड़ा, मतलब इन्होंने अपना एक नाम कमाया जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से। तो अब ये चर्चा का विषय है, क्योंकि कांग्रेस का भी यहाँ वोट ग्राफ अच्छा खासा है, बीजेपी का भी यहाँ वोट ग्राफ अच्छा खासा है, कुछ कैंडिडेट का वोट, कुछ पार्टी का वोट, तो इस तरह दोनों को वोट मिला के काफ़ी अच्छी खासी तादाद बन जाती है। तो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय चौधरी आदर्शपाल सिंह, उन्होंने 44,000 के लगभग वोट हासिल करके अपने आप को चर्चा में बना लिया है। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं हमने जो आपसे शेयर की हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हम इस तरह की जानकारी लेकर आपके बीच पहुँचते रहेंगे। तो मैं कैमरामैन के साथ अली जान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार। बहुत शुक्रिया।